folks. I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में मार्वलस मेमोरी पार्ट 1 में मेमोरी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। मेमोरी के बारे में हैरी लॉरेंस से लेकर अब तक न जाने कितने लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। मेमोरी डेवलपमेंट पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसमें निमोनिक्स एसोसिएशन से लेकर के अनेक तकनीक द्वारा चमत्कारिक रूप से याददाश्त तेज करने के तरीके बताए जाते हैं। हालांकि स्कूल करिकुलम में ऐसे किसी तकनीक से पढ़ाई नहीं की जाती, तो मैं आपको मेमोरी से संबंधित उन सब तकनीक से हटकर कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। सभी यही चाहते हैं कि जो चीज़ हम सीखें वो हमें लंबे समय तक याद रहे और हम उसे आसानी से मेमोराइज कर सकें। साथ ही ये भी कि ज़रूरत पड़ने पर एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, स्पीच, सेमिनार, डिबेट वगैरह के समय उसे आसानी से रिकॉल या रिकलेक्ट कर सके, अर्थात पुनः स्मरण कर सके। इसके लिए सबसे पहले ये समझे कि हमारा दिमाग कैसे मेमोराइज करता है और कैसे रिकॉल करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को मिले मार्क्स के आधार पर उन्हें बुद्धिमान, सामान्य बुद्धि वाला या मूर्ख मान लिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के समय काफ़ी टेंशन में रहते हैं। दूसरी बात, एग्जामिनेशन, स्पीच या इंटरव्यू में अगर याद किया हुआ रिकॉल होना या पुनः स्मरण इस बात पर निर्भर करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड अर्थात आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। डर अर्थात फियर, व्याकुलता, एंग्जाइटी या एजिटेशन ऑफ माइंड रिकॉल करने अर्थात पुनः स्मरण करने में रुकावट डालते हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है कि स्टूडेंट्स में कई तरह के डर स्टूडेंट्स लाइफ में ही पैदा होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन का हवा या बग बियर समझ लेते हैं, इसलिए परीक्षा के समय काफ़ी तनाव में रहते हैं। वास्तव में इम्तिहान या एग्जामिनेशन आपके द्वारा की गई स्टडी का सिर्फ असेसमेंट मात्र होता है। हर कोई फेल होता है और हर कोई फेल हुआ है। एक बच्चा जो खड़े होना सीखता है, चलना सीखता है, तो कई बार गिरता है। एक लड़की कई बार फेल होने के बाद गोल रोटी बनाना सीख पाती है। आप क्रिकेट खेलते हैं तो बोल्ड होते हैं, कैच होते हैं, आपके बॉल पर कोई चौके छक्के लगाता है, आप कई बार फेल होते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में पूरा जोर देने के बावजूद भी कोई चीज़ याद नहीं आती और जैसे ही आप पेपर देकर के बाहर निकलते हैं वो चीज़ वापस याद आ जाती है, क्योंकि बाहर निकलने के साथ ही आप स्टेट ऑफ फियर या डर के माहौल से रिलैक्स माहौल में आ जाते हैं। उसी तरह स्टेज फियर, जिसे साइकोलॉजी में ग्लॉसोफोबिया भी कहते हैं, ऑडियंस का सामना करने का डर। जैसे ही आप स्टेज पर जाते हैं, ऑडियंस को फेस करते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में एड्रेनलिन हार्मोन का फ्लो बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, ऐसा लगता है मानो कि जबान मोटी होकर के पेलेट अर्थात तालू पर जाकर के चिपक गई है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, जिसकी वजह से सारा याद किया हुआ स्टेज पर जाने पर भूल जाते हैं। इसलिए चाहे आप ऑडियंस को फेस कर रहे हो या एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्टेज और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 10 मिनट तक लंबी लंबी सांसें लें और सांस को धीरे 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 छोड़ें। फिर ऑटो सजेशन या बायोलॉजिकल फीडबैक का इस्तेमाल करें। ये क्या होता है, मन ही मन कहें रिलैक्स, कूल डाउन, काम डाउन, एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। जब आप धीरे धीरे इस तरीके से अपने अंदर बायोलॉजिकल फीडबैक सिग्नल भेजेंगे एक तरह से कि सब कुछ ठीक है, इस तरह आपका बढ़ा हुआ एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल सबसाइड होने लगता है, जिससे आपको घबराहट, डर और चिंता को कंट्रोल करने में आसानी होती है। इसी तरह से परीक्षा में जब आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होता, तब तक आप अपने मन को शांत करते रहें। फिर क्वेश्चन पेपर से उस प्रश्न को सबसे पहले हल करें जो आपको अच्छी तरह याद हो। पहले घंटे में जनरली आपकी हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप परीक्षा दे रहे होते हैं। 1 घंटे में आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड पर आ जाते हैं, फिर आप नॉर्मल रूप से फ्लो में आंसर लिख रहे होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि स्पीच के दौरान अक्सर लोग शुरुआत अच्छी नहीं कर पाते, लेकिन बाद में फ्लो में आ जाते हैं। जो भी आप देखते हैं और सुनते हैं उसका ब्रेन पर एक स्मृति चिन्ह या मेमोरी ट्रेस बनता है। ये स्मृति चिन्ह कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है, इस पर आपकी मेमोरी निर्भर करती है। आपका उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट और उस चीज़ का आपके मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव मेमोरी निर्भर करती है।
हम जिस घर में बरसों से रहते हैं वहाँ फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए कितनी सीढ़ियाँ हैं, हमारे घर के कमरे में कितनी खिड़कियाँ हैं। हम जिस व्यक्ति से घंटों बातें करते हैं उसके वापस चले जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि उस व्यक्ति ने किस रंग का पैंट शर्ट पहना था या शलवार सूट पहना था, यह हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर उसने कोई पेक्यूलियर या वियर्ड अर्थात अजीब सा कोई ड्रेस पहना हो तो ज़रूर याद रहता है। आप रोज़ शर्ट पहनते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है वगैरह, तो हमें वो याद नहीं रहता है। यही वजह है कि देखी हुई चीज़ें और सुनी हुई बातें लंबे समय तक याद नहीं रहती। अब आप उन फैक्टर्स को भी समझिए जो हमारी याददाश्त पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आएगा। अगर आपको दो सेम कॉमिक्स दी जाए जिसमें एक रंगीन हो और दूसरा ब्लैक एंड वाइट, तो रंगीन तस्वीर ही आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर उसी कॉमिक्स पर मूवी बना दी जाए तो कॉमिक्स की तस्वीर की बजाय मूवी आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। कॉमिक्स में लिखा हुआ पढ़ने की बजाय मूवी में बोला हुआ साउंड आपके माइंड पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। उसी तरह आप फोटो एल्बम देख रहे हैं जिनमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो आप उन तस्वीरों पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा जिनमें आप हैं। सिमिलरली जब आप सड़क से जा रहे होते हैं और बहुत से लोग आते जाते हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर किसी ने बालों को मल्टी कलर डाई किया हुआ हो या वियर्ड सा क्लॉथ अर्थात अजीब सा कपड़ा पहना हो तो वे ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहें तो मूवमेंट, साउंड, आई मतलब सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट, खुद का इन्वॉल्वमेंट, यूनिकनेस लाइक रिडिक्यूलस, कोई चीज़ ऐसी हो जो रिडिक्यूलस हो, हास्यास्पद जिसको कहते हैं, एग्जैजरेटेड या बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की हुई कोई चीज़ हो, या कोई बड़ी विशाल या जायंटिक चीज़ हो, तो वे लंबे समय तक याद रहती हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। Thanks for watching.